जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी कैपिटल में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी सीरीज पढ़ रहे हैं, जहाँ पे जो भी टॉपिक है, जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो टॉपिक में मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी कैपिटल में हर वर्ष की जैसे इस वर्ष भी आपको क्रैश कोर्स लॉन्च हुए हैं हर एक सब्जेक्ट के, जहाँ पे आप ज्योग्राफी के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आपके जो भी लाइव क्लासेज हैं, जो डाउट हैं, जो आपके टेस्ट सीरीज हैं, वो सारी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कुछ क्लासेस हैं जो आप इस तरीके से अपने कंटेंट को, अपने जो भी तैयारी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो पहला टॉपिक था आपका वो था कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन और उसकी संरचना। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे आज इंसोलेशन एंड हीट बजट, सूर्यतप और पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसुलेशन होता क्या है, जो सूर्यतप है। ठीक है, उसका मतलब क्या है। तो इंसुलेशन, या जिसको इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोला जाता है। ठीक, तो इंसुलेशन क्या है? द इंसुले इन मतलब आना, किसी चीज का इन मतलब अंदर आना। ठीक है, और सोल का मतलब क्या है? जो आपका सोलर एनर्जी है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इंसुलेशन या इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, सो द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव। तो शॉर्ट वेव के फॉर्म में, आपको पता है जो इनकमिंग है वो शॉर्ट वेव है, जो आउटगोइंग है वो लॉन्ग वेव है। ठीक, तो जो शॉर्ट वेव इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, जो अर्थ सरफेस पे रिसीव हो रही हैं, उसी को हम इंसोलेशन कह रहे हैं या इनकमिंग सोलर रेडिएशन कह रहे हैं। जो सोलर रेडिएशन का अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन और द सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अ यूनिट एरिया, मतलब आप लेट से ये एक कोई यूनिट एरिया है। ठीक है, तो कोई 1 बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका एक यूनिट एरिया है। तो इस पे जो भी आपका सोलर एनर्जी रिसीव होगा एक यूनिट एरिया पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। सो द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन और सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, ये यूनिट एरिया है फेसिंग एट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो सूर्य और अर्थ के बीच में जो आपका अर्थ का 1 यूनिट एरिया, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो एक यूनिट एरिया पे जो आपका एनर्जी रिसीव हो रहा है, दैट पोर्शन इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। ठीक, उसे हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं, विच इज इक्वल्स टू, आपका यहाँ देख सकते हैं, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, प्रति मिनट पे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पे आपका 2 कैलोरी एनर्जी आ रहा है, या इसको डायरेक्ट 2 लैंगले पर मिनट भी बोल सकते हैं। कैलोरी पर सेंटीमीटर मतलब लैंगले। ठीक है, तो ये यूनिट है, तो 2 लैंगले पर मिनट एक सोलर कांस्टेंट है। ठीक, ये ध्यान रखना है। द अर्थ सरफेस रिसीव्ड ओनली अ पार्ट ऑफ दिस रेडिएटेड एनर्जी 2 यूनिट ऑफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सन से कितनी एनर्जी आती है और अर्थ पे कितनी रिसीव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 यूनिट्स। ठीक है, दो आउट ऑफ विच, ठीक है, कितने में? आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या वैल्यू लिखी है। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, सॉरी, 1 10 100 1000 10,000। ठीक है, लाख, आपका 10 लाख यानी मिलियन, 10 मिलियन, और ये आपका बिलियन। ठीक है, तो 1 बिलियन में 2 यूनिट। तो कितना कम प्रपोर्शन है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक, सेम चीज यहाँ पे दी है। सूर्यतप क्या है? सूर्यतप सूर्य की किरण का वह भाग है जो पृथ्वी को प्राप्त होता है। तो सूर्य से जो भी किरणें आ रही हैं वो सारी तो पृथ्वी पे आ नहीं पा रही हैं, तो जो भी हिस्सा है जो पृथ्वी पे आ पा रहा है उसे हम सूर्यतप कह रहे हैं। ठीक है, लघु तरंगों के रूप में आने वाली सूर्य की किरणें जो 3 लाख किलोमीटर सेकेंड, ठीक है, आपको पता है स्पीड जो है उसकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 1,86,000 मील पर सेकंड की गति से पृथ्वी की सतह पर आ रही है। तो ये उसका सोलर का जो एनर्जी है उसकी स्पीड बता रहा है कि कितने टाइम पे आ रही है, किस स्पीड से आ रही है। इसी को सौर ऊर्जा या सौरिक विकिरण भी कहा जाता है। तो इसको सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी के रूप में भी जाना जाता है। और ये पृथ्वी को सूर्य की कुल ऊर्जा का 1/2 अरबवां भाग है। मतलब जो हमने पीछे पढ़ा है, जो मैं जीरो काउंट कर रहा था, तो ये मतलब कि आपको एक यूनिट आती है 2 अरब में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बता, सॉरी, आधा यूनिट है, 1/2
अरबवा भाग है, ठीक है, तो 2 अरब में 1 यूनिट आ रही है, आपको ये यहाँ पे बता रहा है, जो कि 23 खरब हॉर्स पावर ऊर्जा के बराबर होता है। ये आपको याद नहीं करना है, पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसको हम रिमोट सेंसिंग में भी सेम डायग्राम को पढ़ेंगे। तो क्या है, आपकी जो रेज हैं वो क्या है, अलग अलग सोलर एनर्जी जो है उसमें बहुत सारी रेज हैं, यूवी रेज हैं, उसमें विजिबल लाइट है, सारी चीजें हैं। तो हम इसको समझेंगे, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्या क्या रेज हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे पहले गामा रेज है, फिर एक्स रेज है, ठीक, फिर अल्ट्रा वायलेट, ठीक, फिर ये विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, और ये रेडियो वेव, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट वेव, ठीक। अभी क्वेश्चन कैसे आता है, पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे लिखा है वेवलेंथ, ठीक है, ये वेवलेंथ के आधार पे यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे जैसे आप गामा से लेके रेडियो की तरफ बढ़ेंगे तो वेवलेंथ इनकी बढ़ती जाएगी। वेवलेंथ क्या होता है ये मैंने आपको बताया ही है, दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ, या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाता है। तो एज यू मूव फ्रॉम गामा टू रेडियो वेव, आपका जो वेवलेंथ है वो बढ़ते जाएगा, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्स रिलेशन है, तो एनर्जी घटती जाएगी। तो जिस यहाँ पे आप देख रहे हो एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास है, गामा रेज के पास, क्योंकि इसका शॉर्ट वेवलेंथ है, ठीक। यहाँ पे देख रहे हो एनर्जी इंक्रीजेस दिस साइड, तो जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज्यादा, और सबसे कम एनर्जी किसके पास है, रेडियो वेव्स के पास, ठीक। ये चीज है, जो ये वैल्यूज हैं ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्या कहते हैं वेवलेंथ, ये वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, ऐसा, ठीक है। और ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि विजिबल लाइट जो है, जो हम देखते हैं, जो 7 कलर है विजिबल लाइट जो है, व्हाइट लाइट जो है, वो आपको क्या कहते हैं, किस दो रेंज के बीच में, दो आपके जो रेज हैं उनके बीच में लाई करता है। तो जो विजिबल लाइट है वो अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी और इंफ्रारेड के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ये अल्ट्रा वायलेट और ये इंफ्रारेड, इसके बीच में ही विजिबल लाइट पाई जाती है, ठीक है। जो कि आपको यहाँ से देख सकते हैं, आपका ये ब्लू, ठीक है, ये वैसे तो वायलेट होगा पहले, ठीक है, वायलेट से लेके रेड तक, जिसको आप बोलते हैं विबग्योर, है ना। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ये सारा जो भी रहता है, विबग्योर जो है वो विजिबल लाइट है। इसको हम रिमोट सेंसिंग में ज्यादा बेटर वे में पढ़ेंगे, ठीक। देन अभी इंसोलेशन सब जगह इक्वल तो होगा नहीं, है ना, कि सारे जगह सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी, ऐसा तो है नहीं। इसलिए क्यों, क्योंकि कहीं पे गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा, लेकिन उसी समय कहीं पे ठंडी भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं इंसुलेशन को। वो फैक्टर्स क्या है, हम इनको समझेंगे। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर विच इफेक्ट द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस। क्या है, द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म एवरी, हर जगह सेम अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्लेस एंड टाइम, ये टाइम और प्लेस के साथ वेरी करता है, विंटर में कम, समर में ज्यादा, ट्रॉपिकल में ज्यादा, पोलर में कम, वो सारी चीजें। तो क्या फैक्टर है हम उनको पढ़ेंगे, एक एक फैक्टर को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो पृथ्वी का अपने ही जो उसकी क्या कहते हैं एक्सिस है, उस पे जो रोटेशन है, ठीक है, रिवॉल्यूशन नहीं, ठीक, रोटेशन अपनी ही जगह पे, लेट्स से ये है, ये अपनी ही जगह पे घूम रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, रोटेशन है। तो रोटेशन के कारण भी चेंज होता है। तो जो आपका अर्थ का साइड सन की तरफ फेस करेगा वहां पे इंसोलेशन रिसीव होगा, उसके अपोजिट साइड इंसोलेशन रिसीव बहुत कम होगा, ठीक। सो द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस विच मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री के साथ वो इंक्लाइंड है विद द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, उसका इंक्लिनेशन है, जिसके कारण क्या है, इस एक्सिस में रोटेशन के कारण आपका अमाउंट वेरी करता है। लेट्स से अभी जो ये इमेज है इसमें क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है अर्थ का, ये फेस कर रहा है सन की तरफ, ठीक। तो ये वाले पोर्शन में इंसुलेशन ज्यादा होगा, इसमें भी वेरी करेगा, ऐसा नहीं कि जहां जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी वेरी करेगा। पर टू साइड्स की बात करें तो यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन जो सन की तरफ फेस कर रहा है वहां पे इंसुलेशन ज्यादा रिसीव होगा, अपोजिट साइड में इंसुलेशन कम रिसीव होगा,
ठीक है, तो पहला है उसका रोटेशन है, जो आपका रोटेशन के कारण। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका इंक्लिनेशन होपफुली। हाँ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन रेज, अभी एंगल कितना है, अभी लेट से ये वाला फेस सन की तरफ है, लेकिन यहाँ पे आपको अलग कुछ सोलर इंसोलेशन होगा और यहाँ पे कुछ अलग इंसोलेशन रिसीव होगा, तो वो भी वैरी करता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, द हायर द लैटिट्यूड द लेस इज द एंगल दे मेक विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। जितना ज्यादा हायर लैटिट्यूड होगा उतना ज्यादा क्या है उसका इंक्लिनेशन है, मतलब जितनी ज्यादा उच्च अक्षांश होंगी पोल की तरफ होगा उतना ज्यादा उसका इंक्लिनेशन है। द एरिया कवर्ड बाय द वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस देन द स्लैंट। मान लो ये कहना चाह रहा है, जैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट रेस पड़ रही हैं, ठीक है, ये यहाँ पे सन है, इसकी ये स्ट्रेट रेस पड़ रही हैं, तो ये क्या है, जब आप लाइट का जब फोकस करते हो, लेट से जब आपने टॉर्च ऑन की, तो वो क्या है, जैसे ये आप, ठीक है, ये आपने जैसे टॉर्च ऑन की तो इस पे क्या है, इसका फोकस कुछ इस तरीके से होता है ना। तो जब एंगल बिल्कुल सीधा है तो उसका एरिया कम है, लेकिन जब एंगल बहुत ज्यादा हो गया तो उसका आपका क्या है, एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो ये चीज यहाँ पे बता रहा है, इसको ही समझेंगे हम लोग इसके पर्सपेक्टिव से। क्या कहना चाह रहा है कि शॉर्ट डिस्टेंस एंड स्मॉल एरिया, जितना सीधी लाइट पड़ेगी, जितना ज्यादा फोकस होगा, उतना ही कम एरिया कवर करेगा और इंसुलेशन जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा, क्योंकि कम एरिया पे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है। लेकिन अगर लार्ज डिस्टेंस है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है सन से लेके अर्थ तक के बीच में, मतलब पोलर रीजन पे है, तो वहां पे क्या होगा, आपको फोकस लाइट जो है वो फैल जाएगी, स्प्रेड कर जाएगी, उसका फोकस नहीं है प्रॉपर, वो स्प्रेड कर जाएगी। स्प्रेड करने के कारण क्या है, आपका एरिया कवरेज ज्यादा होगा, ठीक है, ये एरिया कवरेज आपका ज्यादा होगा, है ना। तो जिसके कारण इंसुलेशन रिसीव्ड होगा पर उतनी ज्यादा हीट नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत बड़े एरिया में फैल चुका है, इसलिए। ठीक, वही यहाँ पे लिखा है, द एरिया कवर्ड बाय द वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस देन देयर स्लैंट रेज। तो जो वर्टिकल जो सीधी किरणें पड़ेंगी वो कम क्षेत्रफल को कवर करेंगी, जो आपकी तिरछी किरणें पड़ेंगी वो ज्यादा क्षेत्रफल को कवर करेंगी। और अब दूसरी बात, अगर इफ मोर एरिया इज कवर्ड द एनर्जी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर ज्यादा बड़े एरिया में आपको एनर्जी फैल रही है, मतलब कि हीट कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सेम अमाउंट, लेट से आपका जो एनर्जी, आपको मैं कहूँ 100 मीटर, तो आप बहुत तेजी से दौड़ोगे, ठीक है, जल्दी कवर कर लोगे। 400 मीटर दौड़ना है तो थोड़ा धीरे दौड़ोगे, क्योंकि एरिया ज्यादा है अभी आपके पास ना, इसलिए। तो एरिया ज्यादा कवर होगा तो एनर्जी क्या है, कम होगी, क्योंकि वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर एरिया कम है, छोटा एरिया ही है, तो उस पे एनर्जी क्या है आपकी ज्यादा होगी, क्योंकि उसके पास छोटा एरिया, उतने पे ही उसको हीट अप करना है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक, ये सिंपल सा ऐसा है। लेट्स से ये एक एरिया है और ये एक एरिया है, ठीक। अभी इस पे जो एनर्जी आ रही है ये सेम है, लेट्स से 100 यूनिट है, और इस पे भी 100 यूनिट है, ठीक है। तो ये अभी इसके पास छोटा सा एरिया है तो इसको ये अच्छे से हीट कर पाएगा, लेकिन इसके पास ये बहुत बड़ा एरिया है तो ये इसको उतना अच्छे से हीट नहीं कर पाएगा। ये यहाँ पे एरिया का कॉन्सेप्ट है। छोटा एरिया कब बनेगा, जब बिल्कुल सीधी लाइट पड़ेंगी, वर्टिकल रेज होंगी, ठीक। जैसे जैसे ये फैलता जाएगा वैसे वैसे क्या है आपका, अभी मान लो ये इतना ज्यादा फैल गया, फोकस इंक्लिनेशन हो गया, तो एरिया भी कुछ इस तरीके का हो जाएगा, है ना। ये चीज है जो यहाँ पे बोलना चाह रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका, ड्यूरेशन ऑफ द डे। ड्यूरेशन ऑफ द डे भी वेरी करता है, ठीक है। दिन बड़े होते हैं, जैसे गर्मियों में है दिन बड़े होते हैं। दिन बड़े होने का मतलब क्या है कि आपका सूर्यास्त जो है, सूर्योदय जो है, जो सनराइज है वो जल्दी हो रहा है, सनसेट लेट हो रहा है, तो एक लंबा पीरियड है सन के पास, ठीक है, सूर्य के पास अपनी एनर्जी को देने के लिए, ठीक। सो ड्यूरेशन ऑफ द डे, दिन का कितना पीरियड है, टाइम पीरियड कितने घंटों का दिन है, वो भी मैटर करता है। सो ड्यूरेशन ऑफ द डे वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। तो आपको पता है मौसम मौसम में ये बदलता है, मतलब सीजन के हिसाब से बदलता है, जगहों के हिसाब से दिन और रात का जो टाइम पीरियड है वो वेरी करता है। सो इट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे कितना एनर्जी रिसीव होगा, कितना अमाउंट रिसीव होगा, वो ड्यूरेशन ऑफ द डे पे भी डिपेंड करता है। अभी दिन बड़े होंगे
जैसे गर्मियों में हम सुनते हैं कि दिन बड़े हैं, दिन बड़े हैं मतलब कि सुबह 6 बजे हो गए, 6 बजे सूर्योदय हो गया, 5:30 बजे हो गया और 7:30 बजे वो हो रहा है, तो 14-15 घंटे का दिन होता है, जिसके कारण सन के पास एक अच्छा टाइम है एनर्जी देने का, इंसुलेशन देने का, ठीक है। लेकिन विंटर की बात करें तो सनराइज हो रहा है 8 बजे, लेट से, ठीक है, सूर्योदय हुआ 8 बजे, और 4:30-5 बजे शाम में सूर्यास्त हो गया, तो बहुत ही कम, 4-5-6-7 घंटे का ही टाइम पीरियड है, तो एनर्जी भी कम रिसीव होगी। सो द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द डे, द ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, जितना ज्यादा दिन बड़ा होगा, लंबा होगा, उतना ज्यादा इंसुलेशन रिसीव होगा, और इसका वाइस वर्सा, ठीक है। कन्वर्सली, shorter the duration of the day leads to recipient of less insulation, तो आपका शॉर्ट डे होगा, ठंडियों के समय जैसा होता है, दिन छोटे होते हैं तो गर्मी भी कम होती है, ठीक। फिर ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कितना ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, कितना चीजें उस कितनी सन रेज आ पा रही हैं, अगर बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल है, बहुत वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो चीजें रिफ्लेक्ट कर जाएंगी ना, वापस चली जाएंगी स्पेस में, तो ट्रांसपेरेंसी भी मैटर करती है। सो द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर डिपेंड्स ऑन द क्लाउड कवर एंड इट्स थिकनेस, क्लाउड कवर अगर बहुत ज्यादा होंगे तो क्लाउड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, तो बादल बहुत प्रेजेंट होंगे, जिसके कारण लाइट नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, लेट से ये क्लाउड प्रेजेंट है, तो जो भी सनरेज आ रही है वो रिफ्लेक्ट कर सकती है, वापस चली जा सकती है, तो क्लाउड की थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, या क्लाउड प्रेजेंट है, वाट कोई डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो ये सारी चीज़ें हैं। दे रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट इंसुलेशन, इसके हिसाब से ट्रांसमिट, अभी यहाँ डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे आपका वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो ये क्या है, अभी ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक, तो आपकी इंसुलेशन उतनी ज्यादा रिसीव नहीं होगी, ठीक। वही यहाँ पे चीजें लिखी हैं, इनको समझना है, लिखना नहीं है, इनको समझना ज्यादा है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका सन स्पॉट, सन स्पॉट क्या होते हैं ये आप समझिएगा। सन स्पॉट सम एज लार्ज एज, इनका डायमीटर दिया आपको याद नहीं करना है, दीज आर दी डार्क सर्कल या डार्क पैचेस हैं जो सन के सरफेस में देखने को मिलते हैं, ये सन है, ठीक है, इसमें जो ये डार्क पैचेस देखने को मिल रहे हैं ना, ठीक, ये सॉरी, हाँ, ये जो आपको यहाँ पे डार्क पैचेस देखने को मिल रहे हैं ना, इनको ही हम सन स्पॉट कहते हैं, इनकी साइकिल होती है 11 साल, 10-11 साल की, 10-11 साल में बनते बिगड़ते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। सो दीज आर द एरिया दैट अपीयर डार्क ऑन द सरफेस ऑफ द सन, जो सन का फोटोस्फेयर है, जो आउटर सरफेस है, उस पे जो आपको डार्क पैचेस देखने को मिलते हैं, उनको ही हम सन स्पॉट कहते हैं। दे अपीयर डार्क, क्यों, बिकॉज दे कूलर, क्योंकि ये सन की तुलना में जो आसपास का क्षेत्र है उससे थोड़ा ठंडे होते हैं, इसलिए ये डार्क दिखते हैं, ठीक है। हाउ एवर द टेम्परेचर ऑफ सनस्पॉट इज स्टिल वेरी हाई, अभी सन में है तो बहुत ही गर्म होगा, अभी ठंडा होने का मतलब ये नहीं कि ये -50 में, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा होगा फिर भी बहुत ना। सो फोटोस्फेयर इट्स अ विजिबल सरफेस ऑफ द सन फ्रॉम विच इज एमिटेड, तो फोटोस्फेयर जो आउटर लेयर है जिससे एनर्जी एमिट होती है ना, तो ये चीज है। इसमें रिलेशन कैसा है, जितना ज्यादा सन स्पॉट होंगे उतना ज्यादा आपका इंसुलेशन रिसीव होगा, ठीक है। सो मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वेयर द क्लाउड, ये अभी नेक्स्ट चीज है, ये बताऊंगा आपको। तो पहली चीज ये याद रखना है कि सनस्पॉट और इंसुलेशन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, जस्ट सनस्पॉट और इंसुलेशन के बीच में क्या है आपका डायरेक्ट रिलेशन है, जितने ज्यादा सनस्पॉट उतने ज्यादा इंसुलेशन रिसीव होगा। फिर यहाँ पे एक नोट दिया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट होगा इसलिए लिखा है मैंने ऐसा, मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वेयर द क्लाउडीनेस इज द लीस्ट, ठीक है। तो देखो अभी सबसे ज्यादा इंसोलेशन कहाँ रिसीव होना चाहिए, होना तो चाहिए इक्वेटर पे, 0 डिग्री पे, है ना, क्योंकि वो बिल्कुल वर्टिकल, सन के बिल्कुल वर्टिकल पड़ रहा है, सीधी किरणें पड़ रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंसोलेशन इक्वेटर पे रिसीव नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे आपको क्लाउडी कंडीशन देखने को मिलती है थ्रू आउट द ईयर, आपने सुना होगा कि शाम में डेली बारिश हो रही है, तो वहां पे हमेशा क्लाउडी कंडीशन देखने को मिलती है, तो बादल होते हैं, क्लाउड प्रेजेंस होते हैं, क्लाउड कवर होता है, जिसके कारण क्या है आपको वहां पे हमेशा
क्या है, आपका जो इंसोलेशन है वो मैक्सिमम नहीं है। तो मैक्सिमम इंसोलेशन कहाँ पे रिसीव होता है, जो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन है, मतलब इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर 20-22 डिग्री के आसपास, जो 20-22 डिग्री नॉर्थ साउथ है, उसके आसपास आपको सबसे ज्यादा इंसोलेशन रिसीव होता है। और उस रीजन में भी जो डेजर्ट रीजन है, जो मरुस्थलीय इलाके हैं, वहां पे देखने को मिलता है। सो मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वेयर द क्लाउडीनेस इज द लीस्ट, जहां पे क्लाउड कवर बहुत कम है, सिर्फ टेम्परेचर हाई है लेकिन क्लाउड एकदम नहीं है, तो इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा है। द इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन, तो जो इक्वेटर है, जो विषुवत रेखा है, जो 0 डिग्री है, वहां पे तुलनात्मक जो इंसुलेशन है, सूर्य तप है, वो कम होता है देन दी ट्रॉपिक्स के कंपैरिजन में, ठीक है। जनरली एट द सेम लैटिट्यूड द इंसुलेशन इज मोर ओवर द कंटिनेंट। और अगर हम कंटिनेंट और लैंड की, ओशियन की बात करें, तो कंटिनेंट में आपको क्या है, आपको इंसुलेशन ज्यादा है, क्योंकि पानी को गर्म करने में ज्यादा टाइम लगता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि वाटर में कंटिन्यूअस मूवमेंट है। और उसकी जो हीटिंग कैपेसिटी है वो अलग है लैंड की तुलना में, ठीक। तो वो यहाँ पे लिखा है। और विंटर में भी, इन विंटर द मिडल एंड हायर लैटिट्यूड रिसीव लेस रेडिएशन। विंटर में आपको जो हाई, जो उच्च अक्षांश हैं या जो आपके मध्य अक्षांश हैं, वहाँ पे बहुत ही कम इंसुलेशन रिसीव होता है, क्योंकि सन जो है, जैसे अभी हमारे यहाँ ठंडी पड़ रही है नॉर्थ में, या जो नदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पे ठंडी की कंडीशन है। क्यों? क्योंकि जो अभी सन है वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा डायरेक्टली, वो ऑस्ट्रेलिया पे लाई कर रहा होगा, सदर्न ट्रॉपिकल रीजन पे, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, मकर रेखा है, वहां पे लाई कर रहा होगा सन। तो वहां पे अभी गर्मी होगी, यहाँ पे ठंडी है ना, तो वो डिपेंड कर रहा है, वो चीज यहाँ पे बता रहा है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि ट्रॉपिकल जो रीजन है, जो आपके 20-30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, वहाँ टेम्परेचर, वहाँ इंसोलेशन सबसे ज्यादा रिसीव होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लाउड कवर नहीं है, बहुत कम है। जबकि विषुवत रेखा पे जो बिल्कुल वर्टिकल है सन के, लेकिन वहां पे उतना इंसुलेशन रिसीव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लाउड कवर है, ठीक। यहाँ पे सेम चीज दी गई है हिंदी में भी। सूर्यतप को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? सबसे पहले मैंने कहा सूर्य से दूरी, ठीक है। तो कितनी किरणें सीधी पड़ रही हैं, लंबवत पड़ रही हैं, या कितनी किरणें तिरछी पड़ रही हैं, उसके बारे में बताया है। तो पृथ्वी की कक्षा अंडाकार है, एलिप्टिकल शेप है, और अतः सूर्य से उसकी दूरी बदलती रहती है, ठीक है। कभी सूर्य बहुत पास होता है, जिसको हम पेरिहेलियन कहते हैं, और कभी सूर्य बहुत दूर होता है, जिसको एपहेलियन कहा जाता है। तो दूरी भी मैटर करती है, सूर्य से कितनी दूरी है वो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि 3 जनवरी और 4 जुलाई का कॉन्सेप्ट, जो पेरिहेलियन और एपहेलियन की कंडीशन है, ठीक है। तो उपसौर की स्थिति में 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम है, ठीक है। 3 जनवरी को जो कंडीशन बनती है उसको बोलते हैं हम लोग पेरिहेलियन, जो पेरिहेलियन की कंडीशन है, ठीक है। 3 जनवरी को, और जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, वहीं पे इसके विपरीत आपको 4 जुलाई की बात करें अगर हम, तो 4 जुलाई को बनता है, वो आपका बनता है एपहेलियन, जब सूर्य सबसे ज्यादा दूर होता है पृथ्वी से, ठीक है। फारदेस्ट, ये आपका सबसे ज्यादा दूर है, ठीक है। ये यहाँ पे बता रहा है, तो ये याद रखिएगा। इसको उपसौर बोलते हैं, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं एपहेलियन को, ये तो मुझे पता नहीं है, आप देख सकते हैं या कहीं पे हमें मिल जाएगा। फिर सौर कलंक, जिसको सन स्पॉट कह रहे थे, तो चंद्रमा के समान सूर्य तल पर कलंक या धब्बे मिलते हैं, इनका कोई स्थायी रूप नहीं होता, ये चेंज होते रहते हैं, इनकी साइकिल है। वरना ये बनते बिगड़ते रहते हैं तथा इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। ये अंतर चक्रीय है, चक्रीय रूप में संपन्न होता है। औसत रूप में एक चक्र 11 वर्ष का होता है, ठीक है। सनस्पॉट का जो एक साइकिल है वो 11 साल में चेंज होता है, बनता है, बिगड़ता है। जब सौर कलंकों की संख्या अधिक हो जाती है तो सूर्यतप की मात्रा भी अधिक हो जाती है। तो यही मैंने बताया था कि जो सन स्पॉट है, जो आपके, उनके बीच में इनवर्स, सॉरी, उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है इंसुलेशन का, ठीक है। सनस्पॉट और इंसुलेशन के बीच में डायरेक्ट, जो सौर कलंक है और जो सूर्य तप है, उनके बीच में सीधा संबंध है, ठीक। जितना ज्यादा सौर कलंक होंगे उतना ज्यादा ही सूर्य तप प्राप्त होगा, उसकी मात्रा होगी। परंतु इनकी मात्रा में कमी हो जाने का कारण प्राप्त होने वाला सूर्य तप कम हो जाता है, ठीक है। विपरीत संबंध, सॉरी, सीधा संबंध। सौर कलंकों के कारण सूर्य विकिरण में अंतर आता है, जैसे कि बताया मैंने पीछे। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों का कोण, जो मैंने बताया कितना तिरछा है, कितनी सीधे किरणें पड़ रही हैं। तो सूर्य की किरणों का कोण की बात करें तो पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण सूर्य की किरणें धरातल पर सर्वत्र समान कोण पर नहीं होती है। मतलब अगर ये अर्थ है,
और ये सन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रेस पड़ेंगी और यहाँ पे क्या है आपको बहुत ही इंक्लाइंड रेस पड़ेंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका छोटा सा एरिया कवर होगा, जबकि यहाँ पे क्या है आपका एक बड़ा पैच कवर होगा, ठीक, क्योंकि ये इंक्लाइंड रेस है, ठीक। वही यहाँ पे लिखा है, पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण सूर्य की किरणें धरातल पर सर्वत्र समान कोण पर नहीं होती हैं, विषुवत रेखा पर सीधी अथवा ऊर्ध्वाधर किरणें पड़ती हैं। तो ये बिल्कुल वर्टिकल रेस पड़ रही हैं विषुवत रेखा पे 0 डिग्री पे, ठीक है, ये 0 डिग्री पे बिल्कुल डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं, जिनके कारण ताप अधिक प्राप्त होता है, यहाँ पे सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है। जबकि इसके विपरीत अगर हम ध्रुवों की बात करें, ये 90 डिग्री पोल की बात करें या 90 डिग्री साउथ की बात करें, तो यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पर ध्रुवों पर तिरछी या अनुप्रस्थ किरणें पड़ती हैं, बहुत ही इंक्लाइंड रेस पड़ती हैं, जिससे अधिक क्षेत्र में फैलना पड़ता है, इसलिए ये बहुत बड़े एरिया को कवर करती हैं। ये जैसे मैंने कहा, ये बड़े एरिया को कवर कर रही हैं, ठीक है। और फलता क्या होगा, अंत की जो ताप है वो कम पहुंचेगा, उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल चुका है, ठीक। अनुप्रस्थ किरणों को अधिक वायुमंडल पार करना पड़ता है, और ये एक चीज ये भी है, जो वर्टिकल रेज हैं आपकी, जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे, जो ये वर्टिकल रेस पड़ी हैं, इनको ज्यादा एटमॉस्फेयर कवर नहीं करना पड़ा, यहाँ तक ही कवर करना पड़ा, ठीक। लेकिन जो इंक्लाइंड है, जो तिरछी रेज हैं, वो क्या है आपकी, उनको एटमॉस्फेयर भी ज्यादा कवर करना पड़ा, वो यहाँ तक पहुंची हैं, ठीक। डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, जिसके कारण उनकी एनर्जी डिस्पेट हो गई, खत्म हो रही है, ठीक है। तो ये चीज है। फिर दिन की लंबाई, जैसे मैंने बताई कि दिन कितने लंबे हैं, वही चीज यहाँ पे लिखा है कि जैसे ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों के सीजन में क्या है, दिन की अवधि बड़ी होती है, तो सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होगा, और जब शीत ऋतु है, ठंडा मौसम है, तो वहां पे दिन की अवधि कम होती है, तो वहां पे सूर्य तप कम प्राप्त होगा, ये चीज लिखा है। फिर ऊंचाई के हिसाब से भी आपको क्या है, क्षोभ मंडल में आपको जो सूर्य तप है वो डिफरेंट होता है हाइट के हिसाब से, वो यहाँ पे लिखा है। क्षोभ मंडल में प्रति किलोमीटर तापक्रम जो हमने पढ़ा है, नॉर्मल लैप्स रेट, जो कि 6.5 डिग्री के सेल्सियस से कम होता है प्रति 1000 मीटर की हाइट पे। अतः ऊंचाई के साथ तापक्रम कम होता जाता है, इसी कारण शिमला एवं मसूरी का तापक्रम दिल्ली और अन्य कम ऊंचाई के क्षेत्र से कम होता है। तो ये यहाँ पे ऊंचाई को लेकर दिया गया है, ठीक। फिर ढाल है, यानी कि स्लोप है आपका, ठीक। तो स्लोप भी है, जैसे ढाल है, अभी लेट से ये एक माउंटेन है, तो अभी इसका ये स्लोप अलग साइड है, ये स्लोप अलग है, तो अगर सन रेज इधर से पड़ेंगी तो ये स्लोप तो गर्म होगा, लेकिन ये वाला ठंडा रहेगा, ठीक। तो ये सूर्य ढाल को लेकर यहाँ पे बताना चाहेगा वो, जिस ढाल पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, लेट से ये जो ढाल ए है, इसको मैं बोल देता हूँ स्लोप ए, तो इस स्लोप पे क्या है, सीधी किरणें पड़ रही हैं, तो तापक्रम ज्यादा होगा। जबकि जो इसके विपरीत है, बी जो ढाल है, स्लोप, तो यहाँ पे क्या है आपको, विपरीत ढाल पर सूर्य तप कम होगा, ठीक। जैसे उदाहरण तौर पे यहाँ पे लिखा है कि हिमालय के दक्षिणी ढाल पर, जो हिमालय का सदर्न पार्ट है, जो भारत की तरफ फेस कर रहा है, जो सदर्न स्लोप है, वो क्या है, दक्षिणी ढाल पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो सदर्न स्लोप पे डायरेक्ट रेस पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन जो उसका उत्तरी भाग है, जो चाइना की तरफ जो पोर्शन है, जो उत्तरी ढाल है, वहां पे क्या है, सूर्य तप कम प्राप्त होता है, ठीक। तो अतः हिमालय के दक्षिणी ढाल पर तापक्रम ज्यादा और उत्तरी ढाल पर जो सूर्य तप है वो कम है। तो सदर्न स्लोप जो है इंडिया में, वहां पे डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं, और जबकि उसका जो नदर्न स्लोप है, जो चाइना की तरफ है, वहां पे आपको क्या है, सनरेज कम पड़ रही हैं, ठीक है, वहां पे इंसुलेशन कम है। इसी के कारण दक्षिणी स्लोप में क्या है आपको फॉरेस्ट वगैरह ज्यादा मिलते हैं, नदर्न स्लोप में कम मिलता है, ठीक है। फिर आता है वायुमंडल की पारदर्शिता, ठीक है, जो वायुमंडल की ट्रांसपेरेंसी है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर बादल प्रेजेंट होंगे, बादल की उपस्थिति होगी, तो वहां पे सूर्य तप नीचे पृथ्वी तक नहीं आ पाएगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक। वही यहाँ पे लिखा है कि वायुमंडल पार करते समय जलवाष्प, मेघ, धूल कण ताप का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, या प्रकीर्णन रिफ्लेक्शन हो जाता है, या परावर्तन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ठीक है, या एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या है, पृथ्वी की सतह तक सारी किरणें जो हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं, या जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसके कारण सूर्य तप कम हो जाता है, ठीक है। तो इस सब प्रक्रिया के कारण पृथ्वी से सौर शक्ति का जो भाग परिवर्तित होता है, उससे एल्बिडो कहते हैं, एल्बिडो तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसके कारण क्या है आपका, लेट से ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, ये दो आपके सरफेस हैं, यहाँ पे क्लाउड है, ठीक, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल भी हैं,
यहाँ पे आपके वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे क्लाउड है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर स्काई है। तो जिसके कारण क्या होगा, जो लाइट है वो डायरेक्ट यहाँ पे आएगी। ठीक, ये चीजें डायरेक्ट यहाँ पे रिसीव होंगी। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ लाइट यहाँ पे आएंगी, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ठीक, कुछ इससे अब्जॉर्व हो जाएंगी, यहीं पे खत्म हो जाएंगी, कुछ रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये क्या है, यहाँ पे लाइट कम हो गई, सन जो सोलर एनर्जी है वो कम हो गई और यहाँ पे ज्यादा है क्लियर स्काई में। तो ये यहाँ पे बताना चाह रहा है वायुमंडल की पारदर्शिता। फिर थल और जल का विभिन्न स्वभाव भी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पानी की अलग फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी है, लैंड की अलग है। तो ये वहां पे बता रहा है कि जल की अपेक्षा थल भाग शीघ्र गर्म होता है। तो आपको पता है लैंड जो है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है, जबकि पानी को गर्म होने में भी समय लगता है और ठंडा होने में भी समय लगता है। ठीक है, और क्यों, क्योंकि पानी में कंटिन्यूअस मूवमेंट है, उसकी अलग प्रॉपर्टी है, जो उसकी कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट है, वो अलग है। ठीक, तो जल की अपेक्षा थल भाग जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है और ठंडा हो जाता है। जल का जो अपेक्षित ताप है, जो स्पेसिफिक हीट है, मतलब कि ये स्पेसिफिक हीट मतलब किसी भी चीज का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ाना है तो कितनी एनर्जी लगेगी। तो जो अपेक्षित ताप है वो थल के अपेक्षित उसकी तुलना में ताप से कहीं अधिक होता है। ठीक है, तो जल का जो स्पेसिफिक हीट है वो काफी ज्यादा है लैंड के तुलना पे। ठीक, तो ये चीज है, तो जल, पानी और जल, थल और जल का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक, फिर आता है स्कैटरिंग। 3 तरीके की स्कैटरिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा, इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो 3 तरीके की आपकी स्कैटरिंग क्या है, देयर आर 3 टाइप ऑफ स्कैटरिंग विच टेक प्लेस। 3 तरीके की स्कैटरिंग है। ठीक है, तो रेले स्कैटरिंग, मे स्कैटरिंग और नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। ठीक, इसको हम समझेंगे। तो इससे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे रेले स्कैटरिंग में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं दिख पा रहा है। ठीक, यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है, अभी मैंने ड्रॉ किया है, अदरवाइज यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप पार्टिकल साइज देख सकते हो, और यहाँ पे और आप और पार्टिकल साइज देख रहे हो। तो जो आपका रेले स्कैटरिंग है, इसमें जो पार्टिकल साइज है, जो भी पार्टिकल है जिसकी स्कैटरिंग हो रही है, वो बहुत ही स्मॉल है। मतलब जो लाइट है उसकी वेवलेंथ के तुलना में ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, बहुत छोटा है, अभी इसको हम समझेंगे। जबकि मे स्कैटरिंग में क्या है, ये लगभग उसके बराबर है। और फिर ये लार्ज पार्टिकल मीए का ही 2 चीज दिया है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेले स्कैटरिंग की। ओके, तो सबसे पहले रिले स्कैटरिंग क्या है, इट अकर व्हेन पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल है जिसके कारण स्कैटरिंग होगी वो बहुत ज्यादा ही स्मॉल होगा एज कंपेयर टू द वेवलेंथ। जो लाइट की वेवलेंथ है उसकी तुलना में जो पार्टिकल साइज है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। दिस कुड बी पार्टिकल सच एज स्मॉल स्पेक ऑफ डस्ट और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये कुछ भी हो सकता है, डस्ट हो सकता है या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो सकता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो सकता है, जिसका साइज आपके वेवलेंथ से बहुत ज्यादा छोटा है, उससे हम कहते हैं रेले। रेले स्कैटरिंग कॉजेज शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ एनर्जी टू बी स्कैटर्ड मच मोर देन द लॉन्गर वेवलेंथ। तो जो शॉर्ट वेव एनर्जी होती है वो ज्यादा स्कैटर करती हैं एज कंपेयर टू द लॉन्गर वेव। रेले स्कैटरिंग इज डोमिनेंट स्कैटरिंग मैकेनिज्म इन द अपर एटमॉस्फेयर। ये अपर एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है वो इंपॉर्टेंट है। द फैक्ट दैट स्काई अपियर्स ब्लू, जो आसमान आपको नीला दिख रहा है ड्यूरिंग द डे, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ दिस फेनोमिना। रेले स्कैटरिंग के कारण ही जो है आपका स्काई जो है वो ब्लू दिख रहा है, क्योंकि उसने शॉर्टर वेवलेंथ को पूरी तरीके से स्प्रेड कर दिया है। और अगर अभी आपको याद हो, जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, उसमें जो विजिबल लाइट बनाई थी, विजिबल लाइट में यहाँ पे आपका विबग्योर है, ब्लू साइड इस तरफ था। ठीक, जबकि जो रेड साइड है वो आपका इधर था। ठीक है, इधर था इन द सेंस वेवलेंथ इसकी कम थी, शॉर्टर वेवलेंथ था, और ये यहाँ पे इसकी वेवलेंथ ज्यादा थी। तो आपका जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये रेड है। ठीक, जो ब्लू वाला पोर्शन है इसकी शॉर्टर वेवलेंथ है, इसलिए ये स्कैटर ज्यादा कर रहा है। ठीक है, इसलिए आसमान आपको नीला दिख रहा है। तो सब चीज को कोरिलेट करके पढ़ना है, ऐसे कुछ भी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूं उसको रट लेना है, समझना है कि मैंने कहा क्या चीज बोली है। ठीक, तो ये चीज है, आपको जो स्काई है वो नीला क्यों दिख रहा है, आसमान नीला क्यों दिख रहा है, रेले स्कैटरिंग के कारण। ठीक है, एज सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर द शॉर्टर वेवलेंथ, जो शॉर्टर वेवलेंथ है, मतलब विजिबल लाइट में शॉर्टर वेवलेंथ किसकी है, ब्लू वाले पार्ट की। तो जो
ब्लू वाला पार्ट है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में पूरी तरीके से स्कैटर कर जा रहा है एज कंपेयर टू रेड या जो ऑरेंज लाइट है उसकी तुलना में, लॉन्गर वेवलेंथ वालों की तुलना में शॉर्ट वेवलेंथ वाले ज्यादा स्कैटर कर रहे हैं, जिसके कारण आसमान नीला दिख रहा है। वहीं पे सनराइज और सनसेट के दौरान क्या होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान क्या होता है, जो आपको लालिमा दिखती है, रेडिशनेस दिखता है, वो क्या है, एट सनराइज एंड सनसेट द लाइट हैज टू ट्रेवल फर्दर थ्रू द एटमॉस्फेयर। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाइट को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है अर्थ और सन के बीच में, तो उसको ट्रेवल ज्यादा करने के कारण क्या होता है, द स्कैटरिंग ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ इज मोर कंप्लीट, दिस लीव अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ टू पेनिट्रेट। तो जो आपकी शॉर्ट वेव है वो जल्दी खत्म हो जाती हैं, लॉन्ग वेव ज्यादा ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। इस कारण आपको रेडनेस दिखता है, सनराइज और सनसेट की तरह समय रेड वाले ज्यादा फैलते हैं, ठीक है, जो रेड लाइट है वो ज्यादा फैलती है, ठीक, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका मिए स्कैटरिंग। ये क्या होता है, व्हेन पार्टिकल आर जस्ट अबाउट द सेम साइज एज द वेवलेंथ, जब आपका जो पार्टिकल है वो वेवलेंथ के साइज के इक्वल होता है लगभग, देन इट इज कॉल्ड एज मिए स्कैटरिंग, उसको मिए स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें भी वही सारी चीजें, डस्ट है, पॉलन ग्रेन है, स्मोक है, वाटर वेपर है, जो ये सारी चीजें कराता है। विच अफेक्ट लॉन्गर वेवलेंथ दोज अफेक्टेड बाई रेले, ये लॉन्गर वेवलेंथ को अफेक्ट करता है, जो रेले स्कैटरिंग में अफेक्ट नहीं हो पाए वो इस मिए स्कैटरिंग में आएंगे, ठीक है, वो आपको स्प्रेड होंगे। इट अकर मोस्टली इन द लोअर पोर्शन, ये लोअर पोर्शन में हो रहा है, रेले अपर में हो रहा था, ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर लार्जर पार्टिकल्स आर मोर अबेंडेंट। क्यों लोअर में हो रहा है, क्योंकि जो बड़े पार्टिकल होंगे वो सरफेस के पास आसपास ज्यादा होंगे, ऊपर जाते जाओगे साइज पार्टिकल्स का घटता जाएगा। अभी पत्थर है वो जमीन पे ही होगा ना, आसमान में नहीं हो जाएगा, ठीक। छोटे कण छोटे कण ऊपर, जो बड़े कण हैं वो नीचे जमीन के आसपास, तो ये स्कैटरिंग क्या है, वो लोअर पोर्शन पे हो रही है, ठीक, तो ये चीज है। फिर आता है आपका नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। नॉन सेलेक्टिव क्या है, व्हेन पार्टिकल्स आर मच लार्जर देन द वेवलेंथ, जब पार्टिकल साइज काफी ज्यादा बड़े हैं एज कंपेयर टू दी वेवलेंथ, ठीक है, उसके कारण आपको हो रहा है। जैसे वाटर ड्रॉपलेट या लार्ज बड़े डस्ट पार्टिकल हैं, तो बड़े मतलब पत्थर नहीं है, ठीक है, बड़े मतलब कंपैरेटिवली मैं बोल रहा हूं, जिसके कारण स्कैटरिंग हो रही है, ठीक। तो जो वाटर ड्रॉपलेट हैं, जो आपके लार्ज डस्ट पार्टिकल हैं, जिनका जो साइज है वो वेवलेंथ की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा है, तो उसके कारण आपको नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग हो रही है। नॉन सेलेक्टिव मतलब कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, कहीं रैंडम, ठीक है। इट नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट ऑल वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अबाउट इक्वली, तो नॉन सेलेक्टिव का मतलब ही आया है जो पर्टिकुलर किसी एक वेवलेंथ वाली, जैसे हम रेले में पढ़ रहे थे कि वो शॉर्ट वेव को ज्यादा इफेक्ट कर रहा था, लेकिन हम मीए में पढ़ रहे हैं कि वो लॉन्ग वेव को इफेक्ट कर रहा है, ऐसा। लेकिन नॉन सेलेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं है, सबको वो इक्वली स्कैटर करेगा, सारी वेवलेंथ को। दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग कॉजेस फॉग एंड क्लाउड टू अपीयर व्हाइट, इसके कारण नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग के कारण ही आपको फॉग जो होता है, जो कोहरा छा जाता है, वो होता है, और आपको जो क्लाउड है वो व्हाइट दिखते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ नॉन सेलेक्टिव। अब व्हाइट क्यों दिखते हैं, नीले आसमान, सॉरी नीले बादल, लाल बादल तो नहीं दिखते, क्यों, क्योंकि वो नॉन सेलेक्टिव है, उसने सातों रंगों को इक्वली स्कैटर किया है, रेड से वायलेट से लेके रेड तक, विबग्योर जो पूरा है, वायलेट, इंडिगो, जो भी चीजें, सारे कलर को उसने इक्वली स्कैटर किया है, जिसके कारण बादल जो है वो सफेद दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग है। It appears to our eyes because blue, green and red lights are all scattered in approximately equal quantity, तो बादल इसीलिए आपको सफेद दिख रहे हैं क्योंकि जो भी हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी कलर हैं वो सब इक्वली स्कैटर्ड हुए हैं, और इसी के कारण आपको नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग के कारण ही क्लाउड जो है वो व्हाइट दिखते हैं, क्योंकि आपको पता है 7 रंग को मिलाओगे, ब्लू, ग्रीन, रेड को मिलाओगे तो व्हाइट कलर बन जाएगा, ठीक है, तो ये चीज है। फिर यहाँ पे देखोगे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो क्या है, आपको अलग अलग मेथड है जो आप सब वाकिफ हैं, जिसको मैं शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो 4 मेथड है जिससे जो सर्फ एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वो 4 तरीके से हीट अप होता है या ठंडा हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर वेरी करेगा। किस तरीके से, सबसे पहला होता है, पहला है एक टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, पार्थिव किरण बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं जिसको, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। फिर आता है कंडक्शन, ठीक, जितना यहाँ शॉर्ट में लिखा है ना, इसी को आगे आप 10 पेज में लिख सकते हो, ठीक है। तो कंडक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कांटेक्ट, कंडक्टर होता है ना,
कंडक्टर बस में। तो कंडक्ट क्या करता है, वो आपसे कांटेक्ट करता है और टिकट आपको देता है, तो आप तक पहुंचता है। तो कंडक्शन क्या है, जब आपका कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। लेट्स से ये बोर्ड है, लेट्स से ये कोई पैन है, गरम पैन है, और अगर मैं इसको टच करता हूं, ठीक, इसको मैं टच करता हूं, इसके कांटेक्ट पे आता हूं, तो ये एनर्जी, अपनी एनर्जी जो है वो मुझे देगा। ठीक, तो जो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो ज्यादा टेम्परेचर वाला होगा, वो कम वाले को देगा। ठीक है, अगर मैं इस पेन को टच कर रहा हूं, तो जो मेरी एनर्जी है वो इस पेन तक जा रही है, अगर मैं कोई हीटिंग बॉडी हूं ऐसा करके। ठीक है, तो कांटेक्ट होना जरूरी है कंडक्शन प्रोसेस के लिए। ठीक, फिर आता है कन्वेक्शन, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट। कन्वेक्शन क्या होता है, जैसे आप पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है, आपने एक बर्तन रखा, उसमें क्या है, ठीक, एक आपने बर्तन रखा, तो इस पे क्या है, जो चीजें हैं, जो भी वाटर है, तो इस पे क्या हो रहा है, जो सबसे पहले क्या है, ये यूटेंसिल गर्म होगा, जो ये बर्तन है ये गर्म होगा। ठीक, ये यूटेंसिल गर्म होगा, और इसके कांटेक्ट में जो पानी आएगा वो गर्म होगा, हीटअप होने के बाद वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आएगा। ठीक, फिर ये गर्म होगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, जो बचा है वो नीचे आएगा। तो इस तरीके से कन्वेक्शन प्रोसेस होती है, जिसमें वर्टिकल मूवमेंट होता है चीजों का। जो सतह है, जो अर्थ सरफेस है, लेट्स से, ठीक, एक मिनट, जैसे ये आपका अर्थ सरफेस है, इसके कांटेक्ट पे जो भी हवा आ रही है आपकी, ठीक है, जो इसके जैसे ये आपकी एयर है, ये एयर लेट से इसके कांटेक्ट पे आ रही है, तो ये हीट होगी, ये हीट होगी, इसके कारण क्या है आपका, ये ऊपर चली जाएगी, और जो ऊपर की भारी हवा है वो नीचे बैठेगी। तो ये वर्टिकल जो मूवमेंट हो रहा है, इसको हीटिंग की प्रोसेस हो रही है वर्टिकल मूवमेंट के कारण, इसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। और एक आता है एडवेक्शन, हॉरिजेंटल ट्रांसफर ऑफ हीट। अभी ये गर्म हवा है, लेट्स से ये गर्म हवा है, ये आगे मूव कर रही है, तो जो इधर सरफेस है उसको भी ये गर्म करेगी, और आगे मूव करेगी, आगे वाले सरफेस को गर्म करेगी। तो जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण जो है आपका सरफेस गर्म हो रहा है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उसको एडवेक्शन प्रोसेस कहते हैं। अब इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है, व्हेन द अर्थ सरफेस आफ्टर बीइंग हीटेड अप बाय द इंसुलेशन। मान लो ये अर्थ सरफेस, ठीक, ये अर्थ सरफेस है, इस पे क्या है आपका, जो इंसुलेशन आया, अभी ये इसको हीट कर देगा, इस पैच को इसने हीट कर दिया, तो हीट होने के बाद इसकी एनर्जी रिलीज भी तो होगी। तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, जो आउटगोइंग रेडिएशन है। ठीक, तो ये क्या है, यही आपकी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो जाके एटमॉस्फेयर को गर्म करेगी। ठीक, सो व्हेन द अर्थ सरफेस आफ्टर बीइंग हीटेड अप बाय द इंसुलेशन, ये जो अर्थ सरफेस है, इस इंसुलेशन सूर्यतप के द्वारा हीटअप हो गया है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव, इट बिकम्स अ रेडिएटिंग बॉडी। अब ये सरफेस खुद एनर्जी रिलीज करने लगेगा, क्योंकि ये हीट हो चुका है। ठीक, सो द अर्थ सरफेस स्टार्ट टू रेडिएट एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर। अर्थ सरफेस अभी एनर्जी रेडिएट करना चालू कर देगा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव के फॉर्म में, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और इसी लॉन्ग वेव्स को हम क्या कह रहे हैं, जो ये हमारी लॉन्ग वेव निकल रही है, इसको ही हम क्या कह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण कह रहे हैं। ठीक है, इसको ही हम क्या कह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये लॉन्ग वेव है, दिस एनर्जी हीट अप द एटमॉस्फेयर। अब ये एनर्जी क्या है, जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर उसको हीट अप करेगी। ठीक, तो बॉटम टू टॉप इसका हीटअप होगा। इट शुड बी नोटेड दैट एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव एंड ओपेक टू द लॉन्ग वेव। और ये भी आपको पता होगा कि जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वो लघु किरणों को, जो शॉर्ट वेव है, उनको अंदर आने देता है, लेकिन जो लॉन्ग वेव, जो आउटगोइंग है, उनको जल्दी बाहर जाने नहीं देता है, उनको ट्रैप करता है। ठीक है, ये चीज है। तो ये आपकी क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो आपको यहाँ पे समझना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कांटेक्ट। जैसे मैंने कहा कंडक्शन, तो इस पे क्या है, लेट्स लेट्स से ये आपका एक मेटल है, ठीक, मेटल ए, और दूसरा मेटल है यहाँ पे, जैसे मैं बता दूं, ये एक मेटल है, ठीक, इस मेटल का नाम है बी। अभी हमने क्या काम का चालू किया है, हमने करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया कि हम इसको इस एंड से हीट कर रहे हैं। ठीक है, इस एंड से इसको हीट कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगा, जो ये हीट है वो धीरे धीरे, पहले ये एंड हीट होगा,
फिर ये हीट 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 होते होते ये पूरा जो ए ब्लॉक है ये पूरा हीट हो जाएगा। ठीक, अब इसके कांटेक्ट में जो बी है वो ठंडा है, तो अभी ये टेम्परेचर इस यहाँ पे भी पहुंचने लगेगा, क्योंकि ये अपनी एनर्जी इसको देना स्टार्ट कर देगा। अभी बी भी स्टार्ट होने लगेगा, बी आपका हीट हो जाएगा, आप इसके आगे सी लगाओगे तो सी भी हीट अप हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज है, ये आपको यहाँ पे समझना है, इसको ही हम कंडक्शन कहते हैं। सो कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा ए मान लो गर्म ऑब्जेक्ट है, वार्मर ऑब्जेक्ट है, और बी ठंडा था, ये कूल था, तो ए से बी की तरफ, वार्मर से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ एनर्जी मूव करने लगेगी, और इसके लिए कांटेक्ट जरूरी है, उसका टच होना दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जरूरी है। एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी कब तक कंटिन्यू करेगा, कब तक हीट करेगा, ऐसा नहीं है कि जो ए वाला है ये पूरी एनर्जी बी को देगा और खुद ठंडा हो जाएगा, नहीं। जब तक दोनों के टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो जाते हैं, दोनों के टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होती है, तब तक वो एनर्जी देगा, और जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन आई तो जो आपका एनर्जी ट्रांसफर है वो खत्म हो जाएगा। इस प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है कन्वेक्शन। जैसे कि मैंने कहा वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का जो वर्टिकल ट्रांसफर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझिएगा, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ अ मास और सब्सटेंस, जिसमें पूरा जो मास है, जिस चीज को हीट कर रहा हो वही मूव कर जा रहा है। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया, तो उसमें पूरा वाटर की वो जो लेयर गर्म हुई है वो पूरी लेयर ही मूव कर जा रही है। ठीक है, हवा है जो परत गर्म हो गई, एयर की जो लोअर पोर्शन है वो गर्म होके वो ऊपर उठ गई, तो पूरी लेयर का ही मूवमेंट हो रहा है। तो कन्वेक्शन में वही है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ मास और सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो पूरा मास मूवमेंट हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको कन्वेक्शन कह रहे हैं। द एयर ऑफ द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड आइदर बाय द अर्थ रेडिएशन और बाय कंडक्शन। अभी जो हीट हो रही है, जो सरफेस की जो लेयर हीट हो रही है, मैंने कहा ये हीट हो गई, ये लेयर हीट हो रही है, तो ये कैसे होगी, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से भी हो सकती है, ये कंडक्शन की प्रोसेस से भी हो रही है। लेकिन अब ये ऊपर उठ रही है और नीचे वाली आ रही है तो कन्वेक्शन लागू होगा। ठीक, वो चीज है। द हीटिंग ऑफ द एयर लीड्स टू एक्सपेंशन, इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। आपको पता होना चाहिए, ये क्लाइमेटोलॉजी में बार बार मैं बोलते रहूंगा, हवा गर्म होगी तो वो हल्की होगी, हल्की होगी तो वो ऊपर उठेगी, उसका घनत्व तो कम होगा, वही सारी चीजें वही यहाँ पे लिखा है। तो जो हवा गर्म हो जाती है, हीटअप हो जाती है, उसकी डेंसिटी वो एक्सपेंड करती है, वो फैलती है, गर्म चीज जो होती है वो फैलती है, उसकी डेंसिटी जो घनत्व है वो घटता है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, और वो ऊपर उठती है क्योंकि हल्की हो जाती है, वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और ये चीज चलती है, ये कन्वेक्शन प्रोसेस है। फिर एडवेक्शन आता है, जिसमें मैंने कहा हॉरिजेंटल ट्रांसफर ऑफ हीट, तो जो हवाएं हैं वो हॉरिजेंटली भी चल रही हैं, क्षैतिज रूप से भी चल रही हैं, तो अपने साथ टेम्परेचर मूव करेंगी। ठीक है, जैसे हम लोकल विंड्स पढ़ते हैं, तो अभी लू है, थार रेगिस्तान से आ रही है, वो वेस्टर्न यूपी तक आ रही है, तो वो क्या है, हॉरिजेंटल मूवमेंट है। ठीक है, उसने राजस्थान पूरा कवर करते हुए वेस्ट यूपी तक पहुंची है, और वो गर्म कर रही है उस इलाके को, तो वो आपका एडवेक्शन का एग्जांपल है। सो द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर, या जिसको विंड कह सकते हो, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। ठीक, तो विंड वायु के कारण जो आपका जो क्षैतिज रूप से चल रही है, उसके कारण जो उसके कांटेक्ट में जो भी सरफेस आ रहा है, एरिया आ रहा है, उसको गर्म कर रही है। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक, ये कन्वेक्शन का प्रोसेस दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, अभी यहाँ पे रेज आ रही थी, ये सरफेस हीट हो गया, फिर ये ऊपर रिलीज होंगी, ठीक, और एटमॉस्फेयर को गर्म करेंगे, इसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक, फिर ये आता है कंडक्शन। कंडक्शन मतलब ये सरफेस है, इसके कांटेक्ट में जो भी चीजें आ रही हैं वो हीटअप हो रही हैं। ठीक, वो कंडक्शन प्रोसेस है। कन्वेक्शन, जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठ रही हैं, ऊपर की हवाएं नीचे आएंगी, जो ठंडी हैं वो हीट होंगी, वो कन्वेक्शन की प्रोसेस कहलाती है। और ये तो इंसुलेशन दिया गया है, एडवेक्शन नहीं दिया है। एडवेक्शन मैं बता दूं, लेट्स से ये आपका है जैसलमेर। ठीक, ये आपका है यहाँ पे लेट से आगरा। ठीक, ये आगरा है। तो जैसलमेर से जो गर्म हवाएं हैं वो क्या है, वो गर्म हवाएं लू है, वो चल रही है। ठीक, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है इनका, तो इसके कांटेक्ट में जो भी एरिया आएंगे, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, ये जो भी कांटेक्ट आएगा उस सबको, और आगरा तक पहुंचेंगी, तो ये पूरे उस क्षेत्र को गर्म करेंगी जहां से ये क्रॉस करेंगी। तो इनका क्षैतिज मूवमेंट हुआ है, हॉरिजेंटल मूवमेंट हुआ है। ठीक है, ये चीज है।
यहाँ पे सेम चीज लिखी है, हिंदी में हम समझेंगे। वायुमंडल का गर्म सबसे पहले विकिरण, मतलब जो पार्थिव विकिरण है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। तो जब किसी ताप स्रोत से ताप तरंगों द्वारा ताप किसी वस्तु तक सीधे पहुंचता है तो उसे उस प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, जैसे सन से एनर्जी आ रही है तो वो सोलर रेडिएशन है। ठीक, उसके लिए कोई कांटेक्ट जरूरी नहीं है कि सन अर्थ मिलेंगी तभी कांटेक्ट होगा, डिस्टेंस है, उनके बीच में गैप है, लेकिन वो मूव कर रही है बिना कांटेक्ट के, उस प्रोसेस को रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा ताप ऊर्जा रिक्त अंतरिक्ष में गमन करती हैं, मतलब मूव करती हैं, जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे मूव कर रही हैं, और पृथ्वी को मिलने वाली और जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे क्या है, अधिकांश ताप ऊर्जा द्वारा। और विकिरण प्रक्रिया में इसमें आता है क्या, सब पार्थिव विकिरण, मतलब जो पृथ्वी से विकिरण हो रहा है, उसके लिए कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, वो मूव कर रहा है। ठीक, फिर आता है दूसरा है चालन, जिसको हम कंडक्शन कह रहे हैं। चालक होता है कंडक्टर, उसी से वर्ड आया है चालन, कंडक्शन। तो जब आसमान तापमान की दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं, मतलब कि धरातल के संपर्क में क्या है आपका वायुमंडल, तो उनके बीच में जो हीट ट्रांसफर होगा वो चालन कहलाएगा, कंडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे के बीच में संपर्क होना जरूरी है, और ताप अधिक ऊर्जा, जो ताप है वो अधिक ऊर्जा वाले से गर्म, जो गर्म वस्तु है उससे कम ऊर्जा वाले वस्तु की तरफ मूव करता है, और तब तक उसका चालन होता है जब तक उनके तापमान में समानता स्थिर ना हो जाए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दी है। फिर आता है आपका संवहन, जिसको कन्वेक्शन कह रहे हैं। तो संवहन क्या है, वायु की सामान्यता ऊर्ध्वाधर गति के कारण, मतलब जो वर्टिकल मूवमेंट है कारण जो उष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। तो जो वर्टिकल मूवमेंट जो आपका लंबवत, उसका ऊर्ध्वाधर जो संचलन हो रहा है उसे हम संवहन कहते हैं। तो वायुमंडल की जो निचली परतें हैं पृथ्वी द्वारा विकिरण अथवा चालन द्वारा गर्म हो जाती, मतलब कंडक्शन और रेडिएशन, विकिरण, और जो पृथ्वी विकिरण है, जो पार्थिव विकिरण है, और जो चालन की प्रक्रिया है उसके कारण जो निचली हवाएं हैं वो गर्म हो जाती हैं, और वायु गर्म होकर क्या करती है, वो फैलती है, और इसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है, और वह ऊपर चढ़ती है, मतलब ऊपर उठ जाती हैं। ठीक है, गर्म वायु के लगातार ऊपर चढ़ने के कारण वायुमंडल की निचले परतों में खाली जगह रह जाती है। ठीक है, वो ब्लैंक स्पेस है, तो उसको कोई तो भरेगा। तो जो इस खाली जगह को भरने के लिए ऊपर से ठंडी हवा जो नीचे आई है, उसको क्या है, वो आपको संवहन की प्रक्रिया कहलाता है, उसे हम संवहन की प्रक्रिया कहते हैं। और लास्ट है वो है अभिवहन, जिसको एडवेक्शन कह रहे हैं। तो पवने एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब लंबवत नहीं कि जमीन से आसमान तक जा रही, नहीं, वो आपको, मैंने जैसे कहा कि राजस्थान से पश्चिम बंगाल की तरफ जा रही है, तो वो क्या है उसका, आप एक स्थान से दूसरे स्थान लंबवत क्षैतिज रूप से उनका स्थानांतरण होता है। और यदि कोई भी स्थान गर्म क्षेत्रों से आने वाली पवनों के मार्ग में पड़ता है, मतलब कोई, जैसे राजस्थान, थार के रेगिस्तान से, मरुस्थल से हवाएं आएंगी और उसके मार्ग में जो जो एरिया पड़ेंगे, क्षेत्र पड़ेंगे, उनको वो गर्म करते हुए चलेंगे, और इस प्रक्रिया को अभिवहन कहते हैं। ठीक, तो ये चीज है। इसके बाद आता है हीट बजट। हीट बजट क्या है, जैसे हर चीज का एक बजट है, आपका इकोनॉमिक बजट है हर चीज का, तो ऐसे ही जो एनर्जी आ रही है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है, कितना वो स्कैटर कर जा रही है, कितना एब्जॉर्व कर रही है, कितना एडवेक्शन में चला गया, तो इस सब का जो एक कैलकुलेशन है, जो एक पूरा एक टेबल कह लो आप, या जो कैलकुलेशन है, उसको ही हम हीट बजट कहते हैं, अर्थ का हीट बजट जो है। ठीक है, तो द अर्थ एज अ होल डज नॉट एक्यूमुलेट और लूज हीट, न वो इकट्ठा कर रही है एनर्जी, न लूज कर रही है, बैलेंस रखना है, अर्थ का काम बैलेंस रखना है। इट मेंस इट्स टेम्परेचर, तो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती है। ठीक है, तो अब जो एनर्जी आ रही है सूर्य से, तो वो कहीं तो जा रही होगी, उस पूरी साइकिल को ही हीट बजट कहेंगे हम। दिस कैन हैपन इफ द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इंसुलेशन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ, तो जो आने वाली सूर्य तप है, इंसुलेशन है, उतना ही रूम बाहर चली जाएगी, तभी तो बैलेंस बन के रहेगा ना, तो उसको ही हम पढ़ेंगे, और उसको ही हम क्या कहते हैं, हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, हीट बजट को समझिएगा क्या चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। सबसे पहले हम पहले फिगर में बात करते हैं, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। ठीक, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, मतलब जो सूर्य तप है, जो इनकमिंग, जो आ रही है किरणें, उसकी बात कर रहा है। ठीक, तो टोटल सोलर रेडिएशन मान लो 100% है। ठीक, 100% किरणें आ रही हैं, 100 यूनिट आ रही हैं, उसमें से क्या होगा, उस 100 यूनिट में क्या होगा, 6% जो है वो आपकी स्पेस में, अंतरिक्ष में स्कैटर कर गई। ठीक, स्कैटर कर गई, अंतरिक्ष में चली गई 6%। ठीक, वहीं पे क्लाउड के कारण क्या है, आपका 27% और चला गया।
ठीक है, क्योंकि बादल प्रेजेंट है तो 27%, 27 यूनिट एनर्जी और रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, अर्थ से 2% डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, अर्थ से भी उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हो गया, है ना। तो आप देख सकते हो 27, 2 और 6। ठीक, ये कितना हो गया आप जोड़ोगे तो इसको आप जोड़ सकते हो 35 यूनिट। 35 यूनिट जो है वो आपका क्या हो गया, वो रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, 27 + 2 29 और 6 35, तो 35%, 100 में से 35 क्या है, ये रिफ्लेक्ट कर गया। और इसके पीछे अलग अलग कारण है जो यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें से 2 जो है वो आपका अर्थ के कारण है, 6 जो है वो आपका स्पेस में चला गया, और 27 जो है वो क्लाउड के कारण है। ठीक, तो बाकी कितना बचा, 65% यूनिट बचा है। 65 में क्या हो रहा है आपका, जो आपका 65% है, इसमें क्या हो रहा है आपका 17% जो है वो अर्थ ने एब्जॉर्व कर लिया। ठीक, 17% अर्थ ने एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, ये एब्जॉर्व हो गया 17%। 34% और एब्जॉर्व हुआ है, 34% और एब्जॉर्व हुआ है। ठीक है, और 14% जो है वो किसने एब्जॉर्व कर लिया, एटमॉस्फेयर ने उसको एब्जॉर्व कर लिया। ठीक, ये एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्व कर लिया और इसको अर्थ ने एब्जॉर्व किया है। ठीक है, अब आप इसको जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा 8 7 15 और एक 6 65%। ठीक, ये है ना। तो एब्जॉर्प्शन हो गया 65 का, 35 का रिफ्लेक्शन हो गया। उस 35 में तीन चीजों से वो 35% बना है। ये आने वाली 100% यूनिट का कैलकुलेशन है। दोबारा से रिवाइज कर देता हूं, मैं बता देता हूं यहाँ पे आप लोग को कि 100% यूनिट आई, 100% में 6 जो है वो एटमॉस्फेयर में, सॉरी स्पेस में, अंतरिक्ष में स्कैटर कर गई। जो मैंने यहाँ पे लिखा है 6%। ठीक है, ये 6%। ठीक, फिर बाकी जो है क्लाउड प्रेजेंस के कारण 27% रिफ्लेक्ट कर गया, ये यहाँ पे 27% लिखा है। ठीक, 2% जो है वो अर्थ से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो गया, तो 2%। इस सबको मिलाओगे तो बनेगा 35%, मतलब 35%, 100 में से 35 जो है उसका रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक, उसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ। बाकी बचा 65%, तो 65 एब्जॉर्ब हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 65 में 17% अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन है 34, और 14 जो है वो एटमॉस्फेयर ने ही एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, 14% वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचा है। तो ये 65% टोटल एब्जॉर्प्शन हो गया, और 65 और 35 को मिलाओगे आप तो बन जाएगा 100%। ठीक, तो ये आपकी शॉर्ट वेव का कैलकुलेशन है ना। वहीं पे अगर बात करते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन की, है ना। अभी लॉन्ग वेव रेडिएशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक, इसको मैं यहाँ इरेज करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे 35, और आपका 35 किससे बना, आपको जैसे कहा 6 जो है वो स्पेस में गया, 27 जो है वो क्लाउड के कारण, और 2 जो है वो आपका अर्थ से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, वहीं पे बाकी 65% में आपका 17% एब्जॉर्व हुआ, 34 एब्जॉर्व हुआ और 14 एब्जॉर्व हुआ। ठीक, ये दो 35 और 65 ये इनकमिंग का रोल था। अभी लॉन्ग वेव जो अर्थ में एब्जॉर्व हुआ है ना, ये कितना एब्जॉर्व हुआ है इधर देख सकते हो, 17 और 34 को आप जोड़ोगे तो पता चल जाएगा, 7 4 11, और ये यहाँ पे आप देख सकते हो 17 और 34। ठीक है, 51, ये अर्थ के द्वारा एब्जॉर्व हुआ है सिर्फ। ठीक है, ये चीज, ये यहाँ पे आप देख सकते हो अर्थ के द्वारा एब्जॉर्व हुआ है। ठीक, तो ये 51% है, 51% जो है वो अर्थ के द्वारा, ठीक, 51 जो है वो अर्थ ने एब्जॉर्व कर लिया है। अभी हम उसको समझेंगे यहाँ पे। ठीक, अभी लॉन्ग वेव, अब जाने वाली जो चीजें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जाने वाले में क्या सीन है, यहाँ पे देख सकते हो लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन है। इसमें क्या है, रेडिएटेड टू स्पेस फ्रॉम अर्थ, अर्थ से 17% जो है वो स्पेस में चला गया। ठीक, 17% स्पेस में चला गया, है ना। बाकी क्या है, रेडिएशन फ्रॉम अर्थ, ये टोटल 23 है। ठीक, टोटल 23 गया, हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे कि टोटल 23 गया। ठीक है,
टोटल 23% अर्थ से रेडिएट हो गया, जिसमें से 6 गया और आपका 17 गया, ठीक है, 6 और 17 मिला के 23 बनाया गया। फिर 9 यूनिट जो है वो किस में चला गया, टर्बुलेंस और कन्वेक्शन वगैरह की प्रोसेस में चला गया, ठीक है, जो कन्वेक्शन संवहन वगैरह की प्रक्रिया है उसमें 9% गया और वो जाके एटमॉस्फेयर में मिल गया, ठीक। अर्थ से 9% का लॉस हो गया ये, ठीक है। कंडेंसेशन की प्रक्रिया में भी 19%, जो संघनन की प्रक्रिया है उससे भी 19% गया, ठीक है, कंडेंसेशन के लिए चला गया। ओके, तो ये चीज है। अभी इसको मिलाएंगे तो हम देख सकते हैं 9 9 18 और 3 21 और ये 2, तो ये हो गया 51% हो गया। अभी आप देख सकते हो ये 51 और ये 51 इक्वल है, क्योंकि अर्थ ने सिर्फ 51% ही लिया था, 14 था वो तो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गया था डायरेक्ट, तो ये 65 में 51% पृथ्वी का था, और इस पृथ्वी से 51% चीजें निकल गईं, जिसमें से 23 चला गया अर्थ में, स्पेस में चला गया, 9% चला गया कन्वेक्शन में और 19% चला गया कंडेंसेशन में। तो ये 51 और ये 51 कैंसिल आउट हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक, जो अर्थ ने। अभी एटमॉस्फेयर के पास बचा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बचा है 14%, क्योंकि उसने डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया था, है ना। तो ये चीज यहाँ पे दी गई है। अभी एटमॉस्फेयर में ये 14% तो है ही है जो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हुआ था, ठीक है, 14% है एटमॉस्फेयर का जो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन था, प्लस ये कन्वेक्शन के कारण 9% एब्जॉर्ब हो गया, ये यहाँ प्लस दिया है 9%, और ये कंडेंसेशन संघनन की प्रक्रिया के द्वारा भी एब्जॉर्ब हो गया। अब आप इसको जोड़ोगे तो 9 9 18 4 22 और 2, ये हो गया 42%, ठीक है, ये और प्लस इधर, ठीक, प्लस ये इधर का 6%, आप इसको जोड़ दो 6%, क्योंकि ये भी अर्थ से एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और इसमें 6 जोड़ दोगे तो ये क्या हो गया 48%। तो 48% क्या है, ये एटमॉस्फेयर में चला गया और इसको फाइनली एटमॉस्फेयर ने रिलीज कर दिया, ठीक। तो ये इस तरीके से इसका हीट बजट है। आई थिंक ये इसमें समझाना इजी है, आपको समझ में आया होगा, आपने अगर ध्यान से सुने, नहीं सुना है वापस से जाओ, पीछे बैक करो और वीडियो को फिर से देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि इससे बेटर वे में मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा, ठीक। तो आप इसको जरूर समझिएगा किस तरीके से मैंने चीजों को की है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें 35 65 51 और 42 और 48 का खेल है। तो 35 क्या है, जो चीजें वापस चली गई, ये 35, 65 जो नीचे एब्जॉर्व हुआ, जिसमें से 51 जो है वो पृथ्वी का है और 14 जो है वो है वायुमंडल का। अब इस 51 से ये 51 रिलीज हो गया, ये चीजें रिलीज हो गई, और ये रिलीज होके कहाँ गई, वायुमंडल में, साथ में इसमें एटमॉस्फेयर का 6% जोड़ देंगे हम, ठीक। तो ये अभी बहुत हौच-पौच हो गया है, पर आप इसको समझोगे तो समझ में आएगा। सेम चीज यहाँ पे दी गई है, आप जो मैंने बताया है वो समझोगे तो ईजी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छा बताया इसने, ठीक। हाँ, ये देख सकते हो इनकमिंग आ रही है 100 यूनिट, 100 में से क्या हुआ, 100 में से 35 चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया, जिसमें से 6 27 और 2 2 अर्थ से, 6 क्लाउड से, सॉरी 27 क्लाउड से और 6 स्पेस में चला गया। बाकी कितना बचा 65, 65 में 51 आ गया अर्थ में और 14 चला गया एटमॉस्फेयर में, ठीक। ये है, वहीं पे अब ये 51 रिलीज होगा, रिलीज होगा ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा, ये रिलीज होगा आपका, यहाँ पे दिया नहीं है, जैसे मैंने कहा कि -9 टर्बुलेंस से, -19 कंडेंसेशन से, है ना, ये सारी चीजें जो मैंने बताई 51, है ना, और -27, और इस 27 में क्या है, जो भी था वैल्यू देख लीजिएगा, -6 जो है वो एटमॉस्फेयर में चला गया, और 14 ये 20, और इधर से जो जाएगा, तो इस तरीके से बैलेंस करना है आपको, ठीक। ये यहाँ पे भी दिया है, सेम चीजें दी गई हैं, 6 17 7, अभी आप उसको समझ लोगे तो इसको जानने की जरूरत नहीं है। ओ शिट। हाँ, ठीक। हाँ, तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो किस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं। एब्जॉर्ब 65 यूनिट, जिसमें 14 क्लाउड्स या एटमॉस्फेयर में, 51 टेरेस्ट्रियल में, 17 स्पेस में गया, 34, ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने बता दी हैं आपको, ठीक। फिर ये दिया गया, आप इसको हिंदी इंग्लिश का कोई लोचा नहीं है इसमें,
ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंसुलेशन सूर्य तप, और उसका जो हीट बजट है, जो उष्मा बजट है, उसके बारे में था। तो हमने अभी दो चीजें कवर कर ली हैं। सबसे पहले कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना और उसका संगठन, और फिर हमने सूर्य तप और उष्मा बजट। आप हीट बजट को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से मैंने कोशिश की है बताने की, तो आप सब जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो स्टडी कैपिटल में और इस तरीके से ही हम कुछ क्लासेस करते हैं। सो दैट्स ऑल। जय हिंद।